तो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म का मीनिंग क्या होता है? मिडिल टर्म का मीनिंग होता है कि कोई भी बाइनोमियल a प्लस बी रेज टू n, a प्लस बी रेज टू n का कुछ तो मिडिल टर्म होगा, मतलब बीच वाला टर्म होगा, है ना? बोलो। ये इक्वल्स टू, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर भी होता तो मिडिल टर्म क्या होता? सेकंड टर्म, है ना? 3 टर्म्स थे, 3 टोटल टर्म्स था ना a प्लस बी होल स्क्वायर। जो पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है। 3 टर्म्स से मिडिल टर्म क्या हो गया? सेकंड टर्म। 4 टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म होंगे, है ना? क्योंकि आप ही देखो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। ये दोनों क्या हो गया? मिडिल टर्म। अगर 5 टर्म होते, अगर 5 टर्म होते मीन्स ये a प्लस बी होल क्यों था ना, 4 भी कर लेते, a प्लस बी होल 4 होता तो 5 टर्म्स होते। 5 टर्म्स में मिडिल टर्म क्या होता? 2। तो 3 कैसे आया? 5 प्लस 1/2, है ना? या 2 में सेकेंड टर्म हुआ ना, तो 2 प्लस 2/2। समझ रहे हो ना? मतलब कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, वो वाला टर्म ही मिडिल टर्म होता है ना? yes, तो यहाँ पे अगर n है वो डिपेंड करेगा कि if n is even और if n is odd। अगर n इवन होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ऑड होंगे। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ऑड होंगे। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है? जितने टर्म्स है उसमें 1 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना? बोलो। अरे बोलो। When n is even then n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो गया, है ना? उसमें 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म हो गया। समझा अभी? बोलो। यहाँ फाइनली 1 प्लस 1 मिलके क्या बनेगा? 1 प्लस 2। समझ रहे बात को? बोलो। और n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इवन होंगे। मतलब ये वाला नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इवन। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो मिडिल टर्म कौन सा? 2 हो जाएंगे ना? हो जाएंगे ना? बोलो। वो दोनों कौन कौन से होंगे? 4 है तो दूसरा और तीसरा। अगर 6 होता तो तीसरा और चौथा होता ना? मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स था ना 4, तो ऑड है तो n के केस में n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स का आधा ये वाला हो गया ना? अरे बोलो। yes, और इसका जस्ट नेक्स्ट, जस्ट अगला वही हो रहा है ना बार बार? देन दिस एंड इसका जस्ट अगला क्या हो जाएगा? दिस प्लस 1। आ रही है बात समझ में? बोलो। कॉपी कर लो।
एक दो एग्जांपल करो। फाइंड द मिडिल टर्म। या फिर टर्म्स भी हो सकता है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x raised to 12 पहला है, और दूसरा 2y minus y²/2 whole raised to 11। इन दोनों का मिडिल टर्म। अरे बोला जरूरी है रे। ये कौन है बच्चा? हो गया, बोलो होगा, जल्दी करो। अरे इतना टाइम, ठीक है जल्दी करो।
हो गया? बाकी लोग चलो देखो बताता हूँ। पहले तो 12 है, इवन है, तो इसके इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2/2 है 7 टर्म। नाउ T7 निकालो, उसके लिए R का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 6। 12C6 1 raised to 6 into 2x raised to 6 हो जाएगा। अरे बोलो, इसको कैलकुलेट आपको करना ही है, तो करने की वैसी जरूरत नहीं है। 5 4 3 2 2 raised to 6 भी है, 6 to 6 1 2 तो खत्म हुआ, ठीक है। 4 3 से 12 भी खत्म हुआ। सेवन इंटू 33 इंटू 2 raised to 8 इंटू x raised to 6। कितना होता है? 256 ना। आया था? कितने लोग ऐसे एक लाइन कैलकुलेशन किए थे? अरे बात समझ में बोलो। आगे दूसरा वाला देखते हैं। इसका अब ये ऑड है, मिडिल टर्म किधर कैसे आएगा? 11 प्लस 1/2 और 11 प्लस 1/2 का अगला, तो 6 एंड 7 आ गया ना। आई बात समझ में? अरे बोलो, कुछ गलत किया है क्या मैंने? पहले ये कॉपी कर लो। हो गया अभी? अरे इतना कैलकुलेशन खुद से भी कर लेना, कर लोगे ना? T6 जब निकालना है तो n का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा, तो 11C5 2y raised to 11 minus 5 to minus y/2 raised to 5 कर लेना। इसके बाद कैलकुलेशन कर लोगे ना? और दूसरा T7 चाहिए, तो T7 क्या हो जाएगा? और 11C6 और 2y raised to 5 into minus y/2 raised to, कॉपी कर लो जल्दी।
अब देखो, देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है, अब तुम ही सोचो कि अगर कोई भी बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हैं तो सारे टर्म का वैल्यू इक्वल तो नहीं होगा, उसमें से कोई तो होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार जो सबसे बीच वाला होगा वही सबसे बड़ा होगा, जरूरी नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा न्यूमेरिकली। तो अगर a प्लस बी रेज टू n है, तो हम लोग फाइंड करेंगे n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड a बाय b। क्या फाइंड करेंगे? n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड a प्लस b, a बाय b। इफ लेट्स से इसका वैल्यू मैंने m बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? m बोल दिया। यहाँ दो बातें होंगी, इफ m इज इंटीजर, m इज इंटीजर, देन जो mth टर्म होगा और tm प्लस 1 होगा, mth टर्म और tm प्लस 1 दोनों आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, अरे बोलो। और अगर if m is not an integer, if m is not an integer, then t इंटीग्रल पार्ट ऑफ m प्लस 1 जो होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या इंटीग्रल पार्ट पढ़ा है ना तुम लोगों ने। अगर मान लो m का वैल्यू 5.7 आ गया, अगर m का वैल्यू 5.7 आ गया, तो 5.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 5, उसका जस्ट अगला मतलब 6। तो 6th टर्म जो होगा वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। देन दिस इज कॉपी कर लो।
हो गया? हो गया? मन में तुम्हारे सवाल आ सकता है कि ऐसे कैसे सर? तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है ऐसे कैसे सर? तो देखो, इतना कुछ परफेक्ट इसका मतलब जरूरत नहीं है जानने का कि क्यों ऐसा होता है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने का। ओवरव्यू समझते हो ना? मतलब ऐसे है कि तुमको लग जाए हाँ 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 ऐसा हुआ हो, बस उतना समझ लो, उतना ही काफी है ना, है कि नहीं? क्यों इतना ज्यादा देखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट चाहिए, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, अगर दूसरे को पहले से डिवाइड करो, अगर दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, अगर 1 से ज्यादा आया तो क्या दूसरा टर्म पहले से ग्रेटर है? अगर किसी एक संख्या में दूसरे संख्या से भाग देते हैं और 1 से ज्यादा आता है, जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर ग्रेटर है, और अगर 1 से कम आता है तो वो नंबर स्मॉल है जिसमें डिवाइड किया। यही बात होता है ना? तो मैं क्या करता हूँ, ये देखता हूँ कि कहाँ तक, इतना तो पता है कि इसका वैल्यू अगर बढ़ता रहेगा, कहीं तक बढ़ेगा फिर घटना चालू हो जाएगा, यही होगा, यही होता है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसका r टर्म निकालता हूँ या r+1 टर्म निकालता हूँ, ठीक है? कितना होगा? NCR a⁻n−r into b⁻r होगा? यस सर। और फिर TR भी निकाल लेता हूँ, वो कितना होगा? NCR -1 a⁻n−r+1 into b⁻r−1। अगला टर्म तो ये है, तो अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं और उसको ग्रेटर देन 1 लिख दूं, तो जब तक वो ग्रेटर देन 1 आएगा, r के जिस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 1 आएगा, तो r के जिस वैल्यू पर वो ग्रेटर देन 1 आएगा वही हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ना? यस सर। बोलो, समझ में आया? यस सर। सही में आया ना? तो आप जैसे ही TR+1 को TR से डिवाइड करोगे तो आप ऐसा कुछ पाओगे, a⁻r डिवाइडेड बाय a⁻r+1 इंटू b⁻r भी था इंटू b⁻r−1 भी था। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है? जान लेते हैं वैसा वाला सीन, ठीक है? इसको आप डिवाइड करो तो NCR/NCR-1 क्या होता है? NCR/NCR-1 क्या होता है? बोल गए? पहला लेक्चर बायनोमियल का यही बताया था मैंने। देखो पीछे, देखो पीछे, बताओ। भूल जाते हैं कुछ नोट्स का रिवीजन कुछ करते नहीं हो। हाँ, अब आ गया यार। वो 3-4 बातें मैंने लिखी थी, वो याद होना चाहिए। n−r+1/r, और इसको आप करोगे तो 1/a आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर b आ जाएगा, आएगा ना? अब ये वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 1 रहेगा, r के उस वैल्यू के लिए ही ग्रेटेस्ट आएगा ना। उसको जैसे ही आप ग्रेटर देन 1 डालोगे तो आप पाओगे, फिर इसको इस इक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा r का वैल्यू।
r का वैल्यू n + 1 by 1 प्लस, आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल रहा होगा कि कुछ वही आने वाला है कि नहीं, कुछ वैसा ही आने वाला है r का वैल्यू। बोलो समझ में आया ये कैसे आया है? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. हो गया लिखिए। बता दूं, देखो बताऊं, देखो तो न्यूमेरिकली आ गया, आ जाएगा। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए तो x की जरूरत कुछ खास है नहीं, कोएफिशिएंट ही चाहिए, तो मैं यही निकालता हूँ ना m का वैल्यू क्या होगा। तो क्या बताया था, n + 1 by 1 plus mod a by b होगा ना। Yes, देखो sir. कितना आता है, 22 by 5 by 2 44 by 5। इंटीजर नहीं आया है, इसको डेसिमल में निकालते हैं कितना आएगा, 8.8. जो भी आएगा। m का वैल्यू क्या हो गया, 8.8। 8.8. तो कौन सा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9 ना। Yes, sir. T9 कोएफिशिएंट ऑफ किसका हो जाएगा, T9 का। वो कैसे आएगा, 21C8 इंटू 3 रेज़ टू 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 13. इंटू -2 रेज़ टू 8 टू प्लस 2 हो जाएगा 2 रेज़ टू। ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा। होगा ना, बोलो x की जरूरत नहीं है ना, इसलिए छोड़ दिया उसे, कोएफिशिएंट ही चाहिए था। बोलो समझ में आया।
देख लो। हो गया? अभी भी समझ में आया ना अच्छे से? Yes, sir. चलो बाय। चलो बाय।